कल यहाँ तक कर लिया था। अब आगे देख रहे हैं। रैंक ऑफ ए, मान लो ए मैट्रिक्स है ए आई जे, वो एम क्रॉस एन। हम सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे। तो उसके अंदर अगर रैंक ए है जो कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, तो और हमारे पास ए एक्स इक्वल टू में बी है, ठीक है, हमारे पास ये था आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। तो अगर रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी की मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों इक्वल है तब हमारे पास क्या आएगा। अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों आर के इक्वल है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बाकी हम इसके केस देखेंगे। अगर हम सीधे सिर्फ सिंगल ए मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ए मैट्रिक्स अगर एम क्रॉस एन की है, एम रोज एन कॉलम, तो इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है तो अगर उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए है, वो अगर हमारे पास एम है, ठीक है, जितने रोज़ है उतनी हमारे पास, जब हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं उतनी ही रैंक आ जाती है, तो फिर हमारे पास इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारी इसकी रैंक है वो ए से कम, एम से कम है, ठीक है, तो हमारे पास इसके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। यानी कि जब हम सिंगल मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, ए एक्स इक्वल टू में बी की बात करते हैं, तो हमें ए की बात करते हैं तो हमें नो सॉल्यूशन जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। या तो हमें मिलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हमें मिलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि ये होता है ए एक्स इक्वल टू में ज़ीरो, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमसे पूछ ले कि इसके पास कौन सा सॉल्यूशन, तो इसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन तो होता ही है। वो कौन सा होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। कि एक्स अगर हम 0 0 ले लें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, ये कोई एक्स के साथ अगर 0 0 लिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इसके पास 0 सॉल्यूशन हमेशा होता है। बाकी अगर इसकी रैंक अगर एम है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होगा। और अगर उसकी रैंक एम से कम है तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि उसके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन है। वहीं अगर हम ए एक्स इक्वल टू में बी की बात करें तो हम केसेस देखेंगे, और यहाँ पर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी वाला जो मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर इनकी रैंक इक्वल है तो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस, इक्वल है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अगर केस देख रहे हैं, मान लो इनकी रैंक इक्वल है और आर के इक्वल है। अगर आर है जो कि एम के इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है, तो हम जैसे हमने कल भी देखा था कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? वो होगी आर एन से आर एम, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये है आर एन और ये है आर एम, ठीक है। 1 1 होने के लिए हमें इसकी डायमेंशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये पता है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो डायमेंशन होते हैं वो यहाँ वाले से देखते हैं, हम डोमेन से देखते हैं, कोडोमेन से नहीं देखते। तो इसकी जो टोटल डायमेंशन है वो तो कितनी है? n, ठीक है। और जो कर्नल ऑफ या फिर नलिटी ऑफ टी होगी वो क्या होगी? जितने भी होंगे जो भी टी ऑफ एक्स इक्वल टू में 0 पर जा रहे होंगे, वो जितने भी एक्स होंगे उनको उनका जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? कर्नल ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी होगा उसकी डायमेंशन, ठीक है। अब हमें ये पता है कि और जो रेंज ऑफ टी है वो हमारे पास टी ऑफ एक्स आएंगे, टी ऑफ एक्स आएंगे रेंज ऑफ टी में। यानी कि ये जो एक्स है वो जो बिलोंग्स टू आर एन होगा, ठीक है। इसमें से एक्स लेंगे और उनसे जो टी ऑफ एक्स जो इमेज आएगी हर किसी के लिए, वो जितने भी होगी, जितने भी हमारे पास आएंगे, ओन टू है नहीं है ये हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आएंगे वो आएंगे आर एम के अंदर, और उनको जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास रेंज स्पेस बनेगा या फिर इमेज ऑफ टी का रैंक ऑफ टी बनेगा, ठीक है। ये देखो
अगर ये हमारे पास m आ जाता है, यानी कि जितना ये हमारे पास कोडोमेन है उतना ही हमारे पास रेंज स्पेस आ जाता है, तो हमने फंक्शन में भी देखा है, तो वो एक ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो वैसे भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू हो जाएगी, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम से अगर हम देखें तो मैंने कहा ना इस वेक्टर स्पेस की पूरी डायमेंशन हम यहाँ वाले से देखते हैं, तो इसकी पूरी डायमेंशन कितनी है, n, ठीक है। रैंक ऑफ टी प्लस के नलिटी ऑफ टी इक्वल टू में m। अभी हमने ये कहा केस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम केस देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि r इक्वल टू में n है, m है, r इक्वल टू में m है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक भी m है और ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स की रैंक भी m है। तो अगर ए की m है रैंक, तो यानी कि पूरा का पूरा हमारा रेंज स्पेस पूरा कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन है जो कि रेंज स्पेस के अंदर आ गया, यानी कि इसकी रैंक m हो गई। तो यहाँ पर रैंक की जगह m लिख देंगे। डायमेंशन जो वेक्टर स्पेस की टोटल है वो है n, नलिटी हम निकाल लेंगे, n माइनस m आ जाएगी। अब ये हमें ये पता चल गया कि ये ऑन टू है, तो हम पहले पढ़ कर आए हैं कि ऑन टू है तो सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन यूनिक हो। सॉल्यूशन नीड नॉट टू बी यूनिक, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कुछ के लिए हमें सॉल्यूशन, जैसे कि ये देखो टी इज ऑन टू दैन सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, पर सॉल्यूशन नीड नॉट टू बी यूनिक। यूनिक होना सॉल्यूशन का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया है, क्योंकि यहाँ से टी ऑन टू आ रहा था। ऑन टू क्यों आ रहा था, ऑन टू इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसके लिए हमने रैंक ऑफ ए और ए आर्ग्यूमेंट बी की मैट्रिक्स की रैंक हमने आर मांगी थी, और पहले केस के अंदर हमने आर को एम के इक्वल लिया था। तो जब हम एम के इक्वल ले रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि वो टी ऑन टू है, क्योंकि उसका रेंज स्पेस और रैंक वो पूरे कोडोमेन के इक्वल में आ रही है, तो वो ऑन टू हो गया। ऑन टू हो गया तो उससे हमें पता चल रहा है कि वो 1 1 ज़रूरी नहीं है कि वो 1 1 हो, ठीक है। लेकिन सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा और यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि r इक्वल टू में n हो, ये वाला जो r है वो हमारे पास n आ जाए। अगर वो n आ गया, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारे पास रैंक प्लस नलिटी होगा, वो n के इक्वल है। अब हमारे पास ये n आ रहा है, ठीक है, रैंक हमारे पास n आ रही है, तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम से हम यही लिखेंगे। हम रैंक ही बोल रहे हैं ना कि रैंक हमारे इस बार m ना होकर n आ रही है। हमें नहीं पता कि m n से बड़ा है या n m से बड़ा है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि रैंक n है, तो हमने रैंक नलिटी थ्योरम में लिख दी, तो हमारे पास नलिटी आ गई 0। नलिटी 0 कब आती है, कोई भी फंक्शन में, मैट्रिक्स में तभी आती है जब हमारे पास वो क्या होता है 1 1, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये 1 1 है। तो अगर ये 1 1 है तो ये हमारे पास, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं पता कि ऑन टू है या नहीं है। एंड सिस्टम नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट, तो अगर ऑन टू हमें नहीं पता कि है या नहीं है, तो हम इससे ये भी पता चलता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है फॉर ईच भी। बट इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट हुआ किसी भी के लिए, तो इसका मतलब है कि उसके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ये हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो हमने मैट्रिक्स लिया वो 5 क्रॉस 7 के लिए है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, R7 से R5 तक चली जाएगी, ठीक है। तो इसका टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, 7। रैंक प्लस के अंदर नलिटी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। मान लो हम ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमने बना दी, ठीक है। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। 5 ही रो हो सकती है, 5 क्रॉस 7 है, ये वाली रोज़ होती है, ये वाली कॉलम होती है। तो अगर 5 रो है तो जब हम इसके मान लो करते हैं हम, ठीक है, रैंक मान लो सोचते हैं, तो इसकी रैंक जितनी इक्वल फॉर्म में जितनी हमारे पास नॉन जीरो रोज़ होती है उतनी हमारे पास रैंक आएगी इसकी। अगर हमारे पास रोज़ ही 5 है तो हम सबसे ज़्यादा रैंक कितने ले सकते हैं, 5 ही ले सकते हैं,
क्योंकि ये मान लो हम पॉसिबिलिटी देखें तो रो इक्लोन फॉर्म में बना भी थे, तो मान लो पाँचों की पाँचों रोज़ है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाएगी। तो अगर पाँचों की पाँचों रोज़ नॉन ज़ीरो आ जाएंगी तो हमारे पास रैंक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है रैंक मैक्सिमम। तो अगर रैंक मैक्सिमम 5 हो जाएगी तो हमारे पास नलिटी कितनी बचेगी, 7 - 5 2। ठीक है, ये हमने मैक्सिमम वाली कंडीशन ली है रैंक की, कि रैंक इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर रैंक हमारे पास कम होगी, 4 होगी तो नलिटी हमारे पास यहाँ पर 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगी, 3 होगी तो 4 आ जाएगी, ये वाली है। ठीक है, सारी कंडीशन। अब हमें ये पता है अब हमें ये पता है कि ये जो नीचे वाली सारी कंडीशन है कि हमारे पास रैंक 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। हमारे पास 1 कब होता है, 1 तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, तब होगा जब हमारे पास नलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। नलिटी इसमें किस में भी 0 नहीं है, तो हमारे पास ये इसका मतलब इन सब के लिए ये 1 तो पक्का नहीं है। तो अगर ये 1 नहीं है, और ओन टू कब होता है, ओन टू तब होता है कि जब हमारे पास ये जो रेंज कोडोमेन है ये पूरा रेंज स्पेस के इक्वल आ जाए ना, यानी कि हमारे पास रैंक क्या आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रैंक भी 5 नहीं है इन सब के लिए। तो इन सब के लिए हमारे पास पता चल गया कि ये 1 भी नहीं है, ओन टू भी नहीं है। तो अगर ये 1 भी नहीं है तो ओन टू भी नहीं है, तो हमें ये पता चल गया ओन टू नहीं है। तो ओन टू से तो हमें ये पता चल गया कि सिस्टम का ऑलवेज कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट फॉर सम बी, किसी बी के लिए हो सकता है कि हमें है जो कि सॉल्यूशन ना मिले, क्योंकि अगर ओन टू कन्फर्म कहता ये, तब तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर हमारे पास कंफर्म ये 1 कहता तो हम ये कहते कि अगर सिस्टम किसी के लिए कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेकिन ये हमें कह रहा है कि 1 है ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो फिर वो नीड नॉट टू बी यूनिक। अगर मान लो कंसिस्टेंट हो भी जाता है किसी के लिए, वैसे तो ओन टू नहीं है तो इनकंसिस्टेंट तो होगा बहुत सारे बी के लिए, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा अगर मान लो किसी के लिए हो भी जाता है तो वो हमारे पास यूनिक नहीं होगा, क्योंकि ये 1 नहीं है। और पहले वाली जो कंडीशन देखें तो अगर हमारे पास रेंज स्पेस और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं, रैंक और ये कोडोमेन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 इक्वल हो गए तो हमारे पास ये ओन टू हो गया। तो 1 तो नहीं है क्योंकि नलिटी हमारे पास 0 नहीं है, तो ये ऑन टू है लेकिन 1 नहीं है। ऑन टू है तो हमें क्या पता चला कि सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट बट सॉल्यूशन इज नीड नॉट टू बी यूनिक, क्योंकि हमारे पास क्या ये 1 नहीं है। ठीक है, दूसरा केस हम देखते हैं कि पहले हम 5x7 ले रहे थे, अब हम 5x5 से ले रहे हैं। तो 5x5 से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, R5 to R5। तो यहाँ पर रैंक हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ले रहे हैं। तो हमारे पास नलिटी क्या आएगी, 0, क्योंकि हमारे पास रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू में 5 है। रैंक अगर हमने 5 ले ली तो हमारे पास नलिटी क्या आएगी, 5 - 5 0 आ जाएगी। फिर हम रैंक 4 ले सकते हैं मैक्सिमम, फिर 3 2 1 उस हिसाब से नलिटी ये सब आएगी। ठीक है, इन सब के लिए हमें पता चल गया कि इतने जो सारे हैं इनके लिए नलिटी तो 0 नहीं है। नलिटी 0 नहीं है यानी कि ये 1 तो नहीं है पक्का। ठीक है, और रैंक भी कोड में इनके इक्वल नहीं है यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, तो वही बात कि सिस्टम का इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है किसी भी के लिए तो सॉल्यूशन यूनिक हो ये ज़रूरी नहीं है। और पहले वाले की देखें तो रैंक भी हमारी कोडोमेन के इक्वल है, रेंज स्पेस के इक्वल है, यानी कि ऑन टू है। नलिटी भी हमारी 0 है, तो यानी कि ऑन टू भी हो गया, 1 भी हो गया। जो पहला एग्जांपल था उसके अंदर ऑन टू था लेकिन 1 नहीं था। ठीक है, ऑन टू था लेकिन 1 नहीं था, तो हम कह रहे थे कि सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा पर सॉल्यूशन यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑन टू भी है, 1 भी है,
तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट भी होगा फॉर एच बी, और सभी बी के लिए उसके पास सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन इज़ यूनिक होगा क्योंकि 1 1 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 7x5 का। ठीक है, 7x5 का ले रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी अपनी, टी वो R5 से R7 के बीच की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो रैंक वहीं उसकी यहाँ पर जितनी रोज़ होंगी, रोज़ के अपने पास 7। ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने ये बोला था कि यहाँ पर कितनी रोज़ बनेगी, 3 4 5 6 7 7 रोज़ बनेगी। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे अपनी। ठीक है, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास हो सकता है कि 7 नॉन ज़ीरो रोज़ आ जाए, तो फिर LI रोज़ आ जाए, तो हमारे पास रैंक तो फिर 7 होनी चाहिए। हमने यहाँ पर 5 क्यों लिया है, ऐसा क्यों लिया हमने, ऐसा इसीलिए लिया क्योंकि देखो जब हम बनाएंगे ये देखो, जब हम लेंगे 7x5 का, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स बनाएंगे जब हम मान लो हम रैंक ऑफ ए है जो कि 5 लेते हैं, और पहले लेते हैं कि मान लो रैंक ऑफ ए 5 है, यानी कि 5 यहाँ पर LI रोज़ है, 6 और 7 वाली हमारे पास LD है, यानी कि मान लो फिर ये 0 0 है, ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स बनेगी अपनी, जो ए आर्ग्यूमेंट बी मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक हम ले रहे हैं मान लो 5। ठीक है, कि ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी भी रैंक हम 5 ले रहे हैं, तो दोनों की इक्वल हो गई। जब दोनों की रैंक इक्वल होती है तो हमें ये पता है कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे कि अब हम ले रहे हैं रैंक ऑफ ए 5। ठीक है, और रैंक ऑफ ए आर्ग्यूमेंट बी की मैट्रिक्स की रैंक ले रहे हैं 6। अब हमें ये पता है कि इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं है। अब जब इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं है तो हमें पता है कि नो सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पहली बात, मान लो ए की रैंक है, ए है हमारे पास, क्या है, ए यहाँ पर 7x5 है। अब मान लो रैंक ऑफ कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का उसकी जो रैंक होती है वो मिनिमम होती है ये जो m×n है उससे। ठीक है, हमेशा मिनिमम होती है क्योंकि हमें LI रोज़ और LI कॉलम्स के इक्वल में होती है रैंक, तो मिनिमम क्या है इन दोनों में से 5। तो रैंक ऑफ ए तो हमें पक्का हो गया कि रैंक ऑफ ए है वो है 5 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर रैंक ऑफ ए 5 से ली है। जब 5 से लिए तो रैंक ऑफ ए रैंक प्लस के अंदर नलिटी इक्वल टू में यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी 5, तो रैंक ऑफ ए 5 लिए तो नलिटी क्या आएगी 0, 4 लेंगे तो 1 आएगी, 3 2 ये सारे हो जाएंगे। ये तो 1 1 नहीं है, और ऑन टू तो ये कतई नहीं है क्योंकि ये R7 का जो है वेक्टर स्पेस है और R7 है, और यहाँ पर रैंक 4 डायमेंशन 4 3 2 1 आ रहा है। 7 के इक्वल तो है नहीं, तो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है इनके लिए। पहले वाले के लिए देखें तो नलिटी 0 है, तो ये 1 1 तो होगा पर ऑन टू नहीं होगा।
तो ये 1 1 होगा तो सिस्टम का ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट फॉर सम बी, बट अगर कंसिस्टेंट होगा तो 1 1 है, इसी कारण से उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ए आर्ग्यूमेंट बी की हम रैंक क्या क्या ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 5 लिया, रैंक इसकी ए की रैंक मैक्सिमम 5 हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, तो हम 5 ही ले रहे हैं। तो ए आर्ग्यूमेंट बी की मैट्रिक्स की रैंक भी अगर 5 आ जाती है तो दोनों की रैंक इक्वल है, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और सिस्टम के पास सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये होगा। और अगर हम ले रहे हैं रैंक ऑफ ए 5 ले रहे हैं और इसकी 6 ले रहे हैं, मतलब इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट